क्लियर हो गया। अब बहुभुज के विकर्ण या डायगोनल्स की बात करेंगे। एक बहुभुज के विकर्ण क्या होते हैं? तो किसी बहुभुज के किसी शीर्ष को उनके आसन्न शीर्षों को छोड़कर किसी अन्य शीर्षों से मिलाने वाली सरल रेखाखंड को क्या कहते हैं? बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। जैसे ध्यान दोगे, हम यहाँ पर एक बहुभुज बना रहे हैं, मान के चलिए यह एक बहुभुज है। तो यह यदि एक बहुभुज है तो इस बहुभुज में भुजाओं का नामकरण या शीर्षों का नामकरण कर देंगे हम लोग। ठीक है, किस रूप में करेंगे? ए बी सी डी। ए बी सी डी एक बहुभुज है, तो इसमें कोई भी एक शीर्ष ले लेंगे। जैसे शीर्ष ए को ले लिए, तो शीर्ष ए को उनके ठीक आसन्न शीर्ष मतलब ठीक बगल का शीर्ष डी से नहीं, ठीक बाएं बगल का शीर्ष डी से नहीं, शीर्ष ए को ठीक दाहिने बगल का शीर्ष बी से नहीं, बल्कि अन्य शीर्ष से। तो अन्य शीर्ष में फिर क्या बचता? शीर्ष बिंदु ए बचता है। तो उनको मिलाने वाली ये जो सरल रेखाखंड है, इसलिए इसको दोनों ओर से पढ़ सकते हो, एसी पढ़ो या फिर सीए पढ़ो। तो यह इस बहुभुज एबीसीडी का एक विकर्ण है। क्या है विकर्ण का नामकरण? तो विकर्ण का नामकरण आप एसी कर सकते हो या फिर सीए कर सकते हो। ये पहला विकर्ण हो गया। इसका क्या दूसरा विकर्ण भी है? बिल्कुल देखते हैं, चलिए। तो शीर्ष बिंदु जब आप बी को ले लेंगे तो बी को ठीक बगल का शीर्ष ए से नहीं मिलाना और बी को ठीक दाहिने बगल का शीर्ष सी से भी नहीं मिलाना। तो बी पे हम लोग किसी आसन्न शीर्षों से नहीं मिलाएंगे। ठीक है, अभी क्या बताएगा परिभाषा में? बहुभुज के किसी शीर्ष को उनके आसन्न शीर्षों को छोड़कर, तो याद रखिएगा शीर्ष बिंदु बी के लिए आसन्न शीर्ष कौन सा है? ए और सी है ना। तो उनको वहां से नहीं मिलाकर अन्य शीर्षों से मिलाएंगे, तो अन्य शीर्ष क्या बचता है? डी बचता है। तो बी को हम लोग डी से मिला देंगे, तो जो सरल रेखाखंड प्राप्त होगी बीडी या डीबी के रूप में, यह इस बहुभुज का दूसरा विकर्ण हो गया। तो ये बीडी या डीबी इसका दूसरा विकर्ण हो गया। अब कोई कह देंगे तो शीर्ष बिंदु हम सी को ले लेंगे, बिल्कुल ले सकते हो। तो शीर्ष बिंदु सी के लिए ठीक आसन्न शीर्ष बनता है बी और ठीक दाहिने साइड का आसन्न शीर्ष बनता है डी। तो सी को यदि बी से नहीं, सी को यदि डी से नहीं मिलाएंगे तो सी को कहां से मिलाएंगे? ए से मिलाएंगे। तो सी को ए से मिलाएंगे तो एक विकर्ण बन गया है। तो याद रखोगे उस विकर्ण का क्या नाम होगा? सी ए या एसी होगा, जो कि हम लोग पहले लिख चुके हैं। तो उसको दोबारा और तो नहीं लिखना है, क्योंकि एक विकर्ण सी ए या एसी के रूप में पहले ही गिना जा चुका है। उसी प्रकार से शीर्ष बिंदु डी को ले लोगे तो डी को उसके आसन्न शीर्ष सी से नहीं, डी को उसके आसन्न शीर्ष ए से नहीं, तो डी को उसके ठीक अन्य शीर्ष बी से मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगी बीडी या डीबी के रूप में। तो यह बहुभुज का अगला विकर्ण हो जाएगा, डीबी या बीडी के रूप में। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखे कि इस पूरे बहुभुज में मात्र दो विकर्ण प्राप्त हुआ, एक एसी या सीए के रूप में, दूसरा बीडी या डीबी के रूप में। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा, तो एक चतुर्भुज में अगर दो विकर्ण हो गए, ये चतुर्भुज था, ठीक है, तो क्या एक पंचभुज में भी दो विकर्ण होंगे? नहीं। बहुभुज में भुजाओं की संख्या जिस प्रकार से परिवर्तित होगी, विकर्णों की संख्या भी उसी प्रकार से परिवर्तित होगी। चलते हैं हम लोग एक पंचभुज की बात करते हैं। एक पंचभुज बना लेते हैं, 2 3 4 और ये 5 भुजाएं देकर पंचभुज बना दिए। नामकरण कर दिए ए बी सी डी ई के रूप में। अब इनको क्या करेंगे? इनका निर्माण करेंगे, इसमें विकर्ण खींचने की कोशिश करेंगे। तो शीर्ष बिंदु ए को हम ई से नहीं मिलाएंगे, ए को हम बी से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये तो आसन्न शीर्ष है। तो हम कहां से मिलाएंगे? ए को सी से मिलाएंगे, ए को डी से मिलाएंगे। तो एक विकर्ण मिल गया एसी के रूप में, एसी या सी के रूप में, दूसरा विकर्ण मिला ए डी या डी के रूप में। अब हम लोग क्या करेंगे? शीर्ष बिंदु बी को ले लिए, तो शीर्ष बिंदु बी को ठीक बगल वाला शीर्ष ए से नहीं, शीर्ष बिंदु बी को सी से नहीं, तो बी को ए से नहीं, बी को सी से नहीं, तो बी को कहां से मिला देंगे? डी से मिला देंगे। तो एक विकर्ण बन जाएगा बीडी और एक अन्य विकर्ण बनेगा बीई, बीडी और बी, दो विकर्ण बन गए। अब शीर्ष बिंदु सी को ले लेते हैं, तो सी को हम बी से नहीं, सी को हम डी से नहीं, अन्य शीर्षों से जोड़ेंगे। तो सी को हम ए से जोड़ते हैं, तो वो तो पहले ही एसी कर लिए हैं। अब सी को हम लोग कहां से मिला देंगे? ई से मिला देंगे। तो यहां पर बनेगा और एक विकर्ण सी, जो अभी तक नहीं लिखा गया था, अब लिख लिए। शीर्ष बिंदु डी को ले लोगे
तो डी को सी से नहीं, डी को ई से नहीं, अन्य शीर्षों से मिलाइए तो डी को बी से मिलाने का काम पहले ही हो चुका है बीडी के रूप में, और डी को फिर ए से मिलाने का काम पहले हो चुका है एडी के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग को और अलग कोई विकल्प प्राप्त नहीं हुआ। अब बिंदु ई को लीजिएगा तो शीर्ष बिंदु ई को लेकर विकल्प खींचने की कोशिश कीजिएगा तो ई को डी से नहीं, ई को ई से नहीं, ए से नहीं, तो कहाँ ई को बी से या ई को सी से मिलाना है, तो ई को बी से और ई को सी से मिलाने का काम कर चुके हैं और उसका नामकरण हो गया डी और सी के रूप में। तो इस तरह से एक पंचभुज में हमको 5 विकर्ण मिल गए। अब रही बात एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, आखिर वो भी तो एक बहुभुज है। तो याद रखिएगा एक त्रिभुज है जिसका नामकरण कर दें एबीसी के रूप में, तो इसका ए शीर्ष को अगर उनके आसन शीर्षों से नहीं मिलाने दोगे, यानी ए को हम यदि बी से नहीं मिलाएंगे, ए को हम लोग सी से नहीं मिलाएंगे, अन्य शीर्ष से मिलाइए, तो इसमें ए को बी और सी को छोड़कर कोई अन्य शीर्ष है यहाँ पर नहीं है ना। यानी शीर्ष बिंदु ए को यदि उनके आसन शीर्ष बी और उनके दूसरे आसन शीर्ष सी से नहीं मिलाएंगे तो अन्य शीर्ष से मिलाने पर न विकल्प प्राप्त होगा, तो अन्य शीर्ष उसमें है ही नहीं। तो बताइए ए शीर्ष से कोई विकल्प खींचा जा पाएगा क्या? नहीं ना। उसी प्रकार से यदि आप शीर्ष बिंदु बी की बात करेंगे तो बी को यदि हम लोग ए से नहीं मिलाएंगे क्योंकि वो उसका आसन शीर्ष है, और बी को यदि हम लोग सी से नहीं मिलाएंगे क्योंकि वो उसका आसन शीर्ष है, तो फिर अन्य शीर्षों से मिलाइए तो अन्य शीर्ष है ही नहीं, तो बी से भी कोई विकल्प नहीं खींचा जा पाएगा। उस प्रकार से सी से अगर बात करोगे तो सी को ए से नहीं, सी को बी से नहीं, अन्य शीर्ष से मिलाइए तो अन्य शीर्ष कोई है ही नहीं, तो सी शीर्ष से भी कोई विकल्प खींचा नहीं जा सकेगा। यानी एक त्रिभुज में विकर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 0 होती है, माने कोई विकल्प नहीं होता। और याद रखिएगा बहुभुजों में जितने भी बहुभुज हैं उसमें केवल मात्र त्रिभुज ही ऐसा आपका बहुभुज होता है जिसका कोई विकर्ण नहीं होता। बाकी जितने भी बहुभुज होते हैं, चतुर्भुज कहे, पंचभुज कहे, षटभुज कहे, सप्तभुज, अष्टभुज इत्यादि कहे, उसमें कुछ न कुछ विकर्ण अवश्य होते हैं। अब रही बात एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या की गणना हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए कौन सा सूत्र है? एक बहुभुज में विकर्णों की अधिकतम संख्या क्या होती है उसके लिए सूत्र है n × n-3/2, जहां पर n का अर्थ क्या है? n का अर्थ होता है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। जैसे कोई कह देंगे एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर n के जगह पर 5 लिख लो क्योंकि पंचभुज में 5 भुजाएं होती है, तो 5 × 5 - 3/2 कर दोगे तो क्या मिलेगा? 5 × 3 में 2 घटाओगे, DODMS फार्मूला में पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, तो 5 में 3 घटाओगे 2/2, इसको पढ़ते हो 5 × 2/2, तो 2 और 2 कट जाए कितना? 5। यहाँ देखिए बहुभुज में विकर्णों की संख्या 5 निकल गई। चतुर्भुज की बात करोगे तो n की जगह पर कितना लिखना है? 4 लिखना है। जैसे n की जगह पर 4 × 4 - 3/2, इसमें देखोगे क्या हो जाएगा? 4 × 4 में 3 घटा दोगे 1/2, यानी 4 × 1/2। अब 2 से कटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 × 2, यानी एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2। तो याद रखिएगा एक बहुभुज में विकर्णों की अधिकतम संख्या का सूत्र होता है n × n-3/2, n × n-3/2, ठीक है, जहां n का अर्थ उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या से है। अब हम लोग बहुभुजों के प्रकार में आएंगे, तो बहुभुजों का प्रकार या वर्गीकरण करेंगे तो देखिए उनका वर्गीकरण कई आधार पर हो सकता है। जैसे याद रखिएगा यदि हम स्वयं को दें तो हम लोग अपने आप को क्या मान सकते हैं? जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, तो झारखंड से बिलोंग करने की वजह से मैं एक झारखंडी हूं। अगर हम यही बात देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चूंकि मैं भारत का निवासी हूं इसलिए भारत के अर्थ में देखें तो मैं भारतीय हूं। अगर महादेश के हिसाब से मेरा वर्गीकरण किया जाए तो मैं क्या हूं? एशियाई नागरिक हूं। क्यों? क्योंकि मेरा देश जो भारत है वह एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बहुभुजों का वर्गीकरण जो होता है वो कई आधार पर कर सकते हैं। जैसे भुजाओं की संख्या के आधार पर यदि हम लोग उनका वर्गीकरण करेंगे तो आप लोग क्या सीखे इसमें? एक बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होती है और अधिक से अधिक भुजाओं की संख्या की तो गणना नहीं कर सकते हो, अनगिनत भुजाएं होती है। तो याद रखिएगा वह बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रि का मतलब होता है क्या? त्रि संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ 3 होता है।
तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? त्रिभुज। 4 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या नाम दोगे? चतुर्भुज, क्योंकि चतुर का अर्थ होता है क्या? अर्थ होता है 4। 5 भुजाओं वाले बहुभुज का क्या नाम होगा? पंचभुज, ये भी बहुभुज का एक प्रकार है। 6 भुजाओं वाले बहुभुज का क्या नाम होगा? षटभुज, यानी जिसको हेक्सागोन कहते हैं। 7 भुजाओं वाला बहुभुज का नाम सप्तभुज, हेप्टागोन। 8 भुजाओं वाला बहुभुज का नाम अष्टभुज। उस प्रकार से 9 भुजाओं वाले बहुभुज को 9 भुजाओं वाला बहुभुज, 10 भुजाओं वाला बहुभुज, 11 भुजाओं वाला बहुभुज, हजारों भुजाओं वाला बहुभुज के रूप में हम लोग नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने संख्या के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण किया, तो क्या प्राप्त हुआ? त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ठीक है, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, पंचभुज यानी पेंटागन, और आपका षटभुज यानी हेक्सागन, है ना। इस प्रकार से हम लोग बहुभुजों का वर्गीकरण करते हैं भुजाओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, लंबाई के आधार पर नहीं, उसकी संख्या के आधार पर, यानी एक बहुभुज में निहित भुजाओं की जो संख्या होती है उसके आधार पर बहुभुज त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज इत्यादि कहलाता है।